प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके हिंदी चैनल हिंदी ज्ञान पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे स्मृति पाठ, जिसके लेखक श्री राम शर्मा जी हैं। बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे स्मृति पाठ का दूसरा भाग। पिछले भाग में हमने पढ़ा कि लेखक झरबेरी के बेर खाने के लिए बगीचे में गया हुआ था। वहां से उसके बड़े भाई ने किसी आदमी से कह करके उन्हें बुलवाया था। दोनों भाई डरे हुए थे। लेखक और लेखक का छोटा भाई बहुत डरे हुए थे और वे जा रहे थे। जाने के बाद घर पे पता चला कि बड़े भाई साहब डाक के लिए चिट्ठी लिख रहे थे और उन्हें चिट्ठी छोड़ने के लिए दोनों भाइयों को मक्खनपुर जाना था। जाड़े के दिन थे, इसलिए उनको वो ठंडी लग रही थी और उन्होंने धोती बांध रखी थी सिर में और बड़े ही फुर्ती से वे धीरे धीरे चलते हुए अचानक वो लोग वहां पहुंच के उस कुएं के पास पहुंच गए, जिसमें एक भयंकर काला सांप रहता था। इसके बारे में उन्हें जानकारी 2 महीने पहले ही प्राप्त हुई थी। स्कूल से आते समय उस कुएं में वो लोग पत्थर फेंका करते थे और सर्प की आवाज का आनंद लेते थे, फुफकार का आनंद लेते थे। अब आगे गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रायः प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। यह रोजाना की आदत सी हो गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। तो लेखक और लेखक का छोटा भाई चिट्ठी डालने के लिए मक्खनपुर जा रहे थे। हर बार की तरह इस बार भी वो कुआं देख करके उन्हें उस सांप की याद आई और उनका मन उस कुएं में एक बार फिर से पत्थर डालने का हुआ। तो लेखक जो है टोपी में पत्र लेकर जा रहा था। तो क्या हुआ, मैं कुएं की ओर बढ़ा। छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे बड़े मृगशावक के पीछे छोटा मृगशावक हो लेता है। तो कुएं की तरफ लेखक बढ़ा और उसके पीछे पीछे उसका छोटा भाई भी हो लिया। कैसे हो लिया? जैसे बड़े मृगशावक के पीछे जो हिरन के बच्चे होते हैं, उनमें जैसे बड़ा जो है उसके पीछे छोटा बच्चा जो होता है वो चला जाता है, उसी तरीके से लेखक के पीछे छोटा भाई भी आ गया। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया। उन्होंने कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया, पत्थर उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया। और उन्होंने जल्दी से एक हाथ से टोपी उतारी और सांप पर ढेला गिरा दिया, मतलब सांप की तरफ पत्थर मार दिया कुएं में। पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। लेकिन लेखक के ऊपर अचानक बिजली सी गिर पड़ी। उसे बिजली से गिर पड़ना मतलब वो बिल्कुल डर गया। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। मतलब कि टोपी उतारते ही उसके टोपी में पत्र थे जो भैया ने, जिसके बड़े भाई ने दिए थे डाक में देने के लिए। और टोपी उतारते ही अब सांप ने फुसकार मारी या नहीं, सांप को वह ढेला लगा या पत्थर लगा या नहीं, सांप ने वह आवाज की कि नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। यह बात लेखक को याद नहीं। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटते हुए कुएं में गिर रही थी। टोपी जेब में, कुर्ते में जेब नहीं थी, इसलिए उसने सारी चिट्ठियां टोपी में रखी थी। वह अब भूल गया कि टोपी में उसने चिट्ठियां रखी हैं। टोपी को हाथ में लिया कुएं में झांकते समय और टोपी से निकल करके चिट्ठियां कुएं में गिर पड़ी। तीनों चिट्ठियां, 3 चिट्ठियां थी, चक्कर काटती हुई घूमती हुई चिट्ठियां क्या हुई, कुएं में गिर रही थी, कुएं में गिर पड़ी।
अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है, उसी भांत वे चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान निकल गई। अकस्मात अचानक जैसे घास चर रहा हो हिरन और उसकी आत्मा एक बुलेट्स लग जाने से निकल जाती है, उसकी आत्मा निकल जाती है, वो मर जाता है और वह तड़पता रह जाता है। क्या होता है? वह तड़पता रहता है, मतलब वो दर्द से व्याकुल हो जाता है। उसी भांत वे चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान निकल गई। ये लेखक था, उसकी जान निकल गई और टोपी से चिट्ठियां नीचे गिर गईं। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा। ज्यों ही चिट्ठियां गिरी, लेखक ने एक झपट्टा हाथ से मारा कि वो हो सकता है चिट्ठी हाथ में पकड़ी जाए। झपट्टा मान लो हाथ से कोशिश करना, हाथ मारना जिससे कि हाथ में चिट्ठियां आ जाएं। ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है। अंतिम समय में जब घायल शेर होता है, जब मरने को होता है, तो शिकारी को पेड़ पर चढ़ता देख करके उस पर हमला करता है। वो जानता है कि वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगा क्योंकि वो घायल है, लेकिन वह अंतिम प्रयास करता है शिकारी पर हमला करने का। पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी, चिट्ठियां जो थी वो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उसको उस तक लेखक जो था वो नहीं पहुंच सकता था। उनके पकड़ने की घबराहट से मैं स्वयं झटके कारण कुएं में गिर गया होता। उन चिट्ठियों को पकड़ने की जो इतनी घबराहट थी, इतना जो उनको उसके अंदर उत्तेजना उतावलापन था, वह स्वयं झटके कारण कुएं में गिर गया होता। इतना उसने प्रयास किया, ऐसा लगा कि वह उस प्रयास में स्वयं खुद ही कुएं में गिर जाएगा। अब आगे क्या हुआ? कुएं की पाठ पर बैठे हम रो रहे थे, छोटा भाई ढाड़े मार कर और मैं चुपचाप आंखें डबडबा कर। दोनों कुएं की पाठ पर, मतलब पाठ होता है जो चबूतरा होता है, कुएं पे एक ऊंचाई होती है ना, स्टेज जैसा, तो उस पाठ पर कुएं का जो स्टेज था उस पर बैठे हम रो रहे थे, दोनों भाई रो रहे थे। छोटा भाई ढाड़े मारकर मतलब जोर जोर से रो रहा था। ढाड़े मारकर मतलब कुछ जोर जोर से बोलना और रोना। और मैं चुपचाप, जो लेखक था वो चुपचाप आंखें डबडबा कर, आंखों में आंसू लेकर के चुपचाप वह रो रहा था। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है। जब पतीली मतलब जो बर्तन होता है, मान लीजिए बर्तन पतीली बोलते हैं उसको, जो टब होता है, उसमें उफान आने से, उसमें कुछ रखा हो, दूध उबल रहा हो तो दूध ऊपर आता है। दूध उबलने पर ऊपर आता है तो उसे ऊपर आने को क्या बोलते हैं? उफान। जो टब था उसमें उफान आने से ढकना, मतलब जो ढक्कन होता है, लीड होता है, ऊपर उठ जाता है, वो ऊपर की तरफ आता है और पानी बाहर टपक जाता है। और क्या होता है? ऊपर आने पर पानी जो होता है, जो अंदर से आ रहा होता है, वो बाहर टपक जाता है, वो बाहर की तरफ निकलने लगता है। निराशा, पिटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान आता था। यहाँ पर क्या हुआ कि वो दोनों निराश हो गए, लेखक और उसका छोटा भाई दोनों निराश हो गए। पिटने का भय था, मार खाने का डर था, और उद्वेग मतलब होता है घबराहट। उनके अंदर बहुत घबराहट था क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी गलती की थी। इससे रोने का उफान आता था। क्या हुआ? वे दोनों उनके अंदर रोने का भाव आता था, उफान आता था, मतलब दोनों रोने के लिए व्याकुल हो जाते थे। पलकों के ढकने भीतरी भाव को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कोपलों पर आंसू ढुलक ही जाते थे। जो पलकों के ढकने हैं, ढक्कन, लीड किसको बोला है? आईलिड को मतलब आंखों के पलक जो होते हैं जिनसे हम आंखें बंद करते हैं, उन ढक्कनों के भीतरी भाव को रोकने का प्रयत्न करते थे, मतलब जो अंदर भाव है उसको रोकने का प्रयास करते थे। पर कोपलों मतलब होठों पर आंसू ढुलक ही जाते थे, आंखों से आंसू निकल ही जा रहे थे। ढुलकना में गिर जाना, गिरते ही थे। माँ की गोद की याद आती थी। दोनों बच्चे माँ की गोद की याद कर रहे थे, माँ के बारे में सोच रहे थे। जी चाहता था
कि माँ आकर छाती से लगा ले। उन्हें लगता था कि कहीं से माँ आ जाए और हमको अपने छाती से लगा ले, हमको अपने पास छुपा ले और लाड़ प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियां फिर लिख ली जाएंगी। उनको ये लग रहा था कि माँ आ जाए, उन्हें अपने हक कर ले और बोले बड़े लाड़ प्यार से, मतलब बहुत ही प्रेम से कहे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियां कुएं में गिर गई, कोई बात नहीं, चिट्ठियां फिर से लिख ली जाएंगी, चिट्ठियां जो हैं वो फिर से लिख ली जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए, पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही न था। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती। ठीक है, तो यहाँ पर उनको माँ की याद आ रही थी और ऐसा सोच रहे थे, वो कल्पना कर रहे थे कि माँ कह दे कि चिट्ठियां फिर से लिख ली जाएंगी, गिर गई तो क्या हुआ। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर यह कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए। उसको लगता था कि कुएं को भर दिया जाए, मिट्टी डालकर भर दिया जाए, जिससे उनको पता न चले, और घर जाकर वो बोल देगा कि चिट्ठी हम मक्खनपुर डाकखाने में देकर आ गए, डालकर आ गए। पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही नहीं था। लेखक जो था वो झूठ बोलना नहीं जानता था। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती। आपने रुई मतलब कॉटन को साफ होते देखा है? तो जब रुई को धुनते हैं तो बहुत ज्यादा उस पर बल प्रयोग होता है, वो बहुत ज्यादा अंधाधुंध, बहुत ज्यादा उस पर मार पड़ती है रुई पर, जिससे वो साफ होता है। रुई को साफ करते हैं तो बहुत मारते हैं उसको। तो घर लौटने पर ऐसा लग रहा था कि रुई की तरह हमको मारा जाएगा। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। मार के डर से, मार के याद से पूरा शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। मतलब शरीर तो डरता ही था, पूरा हृदय जो था उनका डर जाता था, कांप जाता था। सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी की बोझ से दबा में बैठा सिसक रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए। देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जाता था। कहीं भाग जाने को तबीयत करती थी, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ कि मार का जो डर था, जो ख्याल था, जो याद थी, उससे शरीर नहीं मन भी डर जाता था उनका। और सच बोलने पर आगे जो भावी भय है, जो आगे पिटने का डर है, और झूठ बोलने पर चिट्ठी नहीं पहुंचने की जिम्मेदारी है। चिट्ठी नहीं पहुंचेगा तो वो भी जिम्मेदारी से नहीं बच पाएगा, उस बोझ, उस बर्डन से भी वो दब जाएगा। ऐसा दोनों तरफ से उसको, झूठ बोलने पर भी चिट्ठी नहीं पहुंचेगी तो उसका भी डर था उसको, और सच बोलने पर मार खाने का डर था, इसलिए वो सिसक रहा था, वो रो रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए। इन्हीं दोनों विचारों को सोचते सोचते 15 मिनट बीत गए। चिट्ठियां कहाँ चली गईं? कुएं में चली गईं, और उसके बाहर 15 मिनट तक वो बैठे रहे। देर हो रही थी, उनको देर भी हो रही थी, समय बीतता जा रहा था, और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जाता था। दिन बूढ़ा होना मतलब दिन खत्म हो रहा था, शाम हो रही थी, रात होने वाली थी। कहीं भाग जाने को तबीयत करती थी। ऐसा लगता था कि हम कहीं ये सब छोड़ करके भाग जाएं, घर नहीं जाएं। तबीयत करना मतलब विचार होता था, ऐसा मन में विचार आता था कि हम कहीं भाग जाएं, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। उनके मन में दुधारी तलवार में दो धार होती है, जिसमें कि एक तरफ सच बोलने पर मार खाना, दूसरे झूठ बोलने पर चिट्ठियों का ना पहुंचना। इन दोनों दो धार वाली दोनों तरफ से जो धार है, जो तलवार है, उसमें दोनों तरफ कटने का डर है, दोनों तरफ से उसमें धार है। इस तरफ भी कटने का डर है, उस तरफ भी, सच बोलने पर भी और झूठ बोलने पर दोनों तरफ से डर ही डर था। इसलिए उसके मन में, हृदय पर यह भार दिख रहा था। तो बच्चों, आगे क्या हुआ? चिट्ठियां उसको मिली वापस कि नहीं मिली, और लेखक इस डर को कब तक छुपाए रखा? क्या वो घर लौटा कि नहीं? कहीं वो भाग तो नहीं गया? इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम प्राप्त करेंगे अगले वीडियो में। मिलेंगे अगली कक्षा में बच्चों। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।
मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।